हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 जीव विज्ञान के 23 फरवरी को आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्न आज मैं बताने वाला हूँ वो पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। तो आप खुद जानते हो कि पेपरों में सबसे ज़्यादा पिछले प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है विपुंसन की व्याख्या कीजिए। या वैसा पूछा जाएगा या पूछा जाएगा विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए, या पूछा जाएगा विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आइए देख समझते हैं। तो क्या होता है, किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जननांगों को उनके परिपक्व से पहले ही हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। क्या होगा कि कोई द्विलिंगी पुष्प जिसमें नर और मादा हो, तो उसमें से नर जननांग को उनके पकने यानी जो परिपक्व होने से पहले ही हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। विपुंसन की प्रक्रिया कृत्रिम संकरण में पुष्प के स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। किसके लिए? विपुंसन की प्रक्रिया कृत्रिम संकरण में पुष्प के स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। विपुंसन या बांधकरण में पौधों के द्विलिंगी पुष्प के परागकोश को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाला जाता है एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। किसके रूप में? अब उससे नर जननांग को अलग कर देंगे तो जो पुष्प बचेगा उसका किसके रूप में, जो मादा जनक के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है नर में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है। तो विपुंसन समझ में आया है। ऐसे देखिए, इसको भी देखिए कि नर में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है। तो नर में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है। यानी सीधी सिंपल सी बात कि जो नर में वृषण उदर गुहा के बाहर इसलिए होता है क्योंकि जो शरीर का तापमान शुक्राणु के निर्माण में सहायता नहीं करता, क्योंकि शरीर का तापमान अधिक होता है और शुक्राणु के निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की कम, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की कम आवश्यकता होती है। तो इसी कारण वो किसे वृषण कोश में बाहर स्थित होता है और जिससे शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो सकता है। अगर शरीर के अंदर होता तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कितने तापमान की? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की। तो वही बात है। फिर देखिए एक और अगला प्रश्न है, अपरा क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। अपरा क्या है? तो वह संरचना जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे विकासशील भ्रूण को माता के गर्भाशयी रुधिर से पोषण प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? अपरा कहलाता है। यानी जिसके द्वारा जो बच्चों को पोषण प्रदान किया जाता है, जो भ्रूण यानी गर्भ में पल रहे बच्चे यानी भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? अपरा में कहा जाता है। इसके द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला है, अपरा द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, चिकित्सीय सागरता समापन से क्या तात्पर्य, यानी MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ सकता है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इसमें क्या बात होता है कि चिकित्सीय सागरता समापन प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं या कानूनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व गर्भ समापन करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। यह प्रक्रिया गर्भ की प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। यानी क्या होता है इसमें कि जो गर्भ को रासायनिक विधियों द्वारा यानी दवाइयों द्वारा किसी द्वारा समापन कराया जा सकता है, और इस कब किया जा सकता है? इसको 12 सप्ताह के भीतर इसको किया जा सकता है। इसको 1971 में मान्यता प्राप्त होगी। तो MT का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए, यानी पर्सनली शिशु हुई कैसे से। तो क्या होता है कि यह निषेचन
एक की ऐसी विधि है जिसमें मादा शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणु तथा अंडाणुओं को कृत्रिम तरीके से प्रणाली में निषेचित कराया जाता है। यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयोग की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता और या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की कम संख्या पाई जाती है। तो पादेशन यानी प्रखनली शिशु, प्रखनली शिशु किसे कहते हैं, जिसका इसके द्वारा प्रयोगशाला में निषेचन करके शुक्राणु अंडाणु का प्रयोगशाला में निषेचन करके जिस शिशु का निर्माण किया जाता है, भ्रूण का निर्माण किया जाता है, वह प्रखनली शिशु कहलाता है। से पात्री निषेचन भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम के उपाय का संक्षेप में वर्णन करें। तो यौन संचारित रोग क्या होते हैं, जो लैंगिक संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। यानी यौन संचारित रोग शरीर के तरल जैसे वीर या मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित या संचारित होते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर इन रोगों के फैलने की संभावना अधिक होती है। यानी एक से अधिक व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाया जाए, यानी बिना सेफ्टी की यौन संबंध बनाया जाए, तो उनसे आपको रोग फैलने की संभावना होती है। कौन कौन से रोग होते हैं, फैल सकते हैं, तो गोनेरिया, सिफिलिस जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं, एड्स जो विषाणु द्वारा फैल सकता है। ठीक है। रोकथाम के उपाय, तो अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क नहीं बनाने चाहिए। मैथुन के समय अवरोध विधियों जैसे निरोध आदि का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, लोगों को यौन या लैंगिक संचारित रोगों के बारे में जागरूक कराना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या है अपूर्ण प्रभाविता? कुछ पादपों व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे गुलाबास में देखा कि लाल पुष्प वाले पादप को सफेद पुष्प वाले पादप से क्रॉस पर गुलाबी पुष्प वाले पादप उत्पन्न होते हैं और इन गुलाबी पुष्पों का स्वपरागण कराने पर F1 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अनुपात 1:1 प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे, जैसे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए लाल पुष्प है, ये लाल रेड हो गया, ये सफेद पुष्प क्रॉस कराया, इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है कि देखिए जो सफेद पुष्प वाले, लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले पादप के बाद क्रॉस कराया जाता है तो ये क्या होती है, जो गुलाबी रंग, ऐसे दोनों में लक्षण हो जाते हैं, इसे हम गुलाबी रंग कहते हैं, गुलाबी रंग के लक्षण प्राप्त होती हैं। फिर अगर हम स्वपरागण करा दें, क्या करा दें, ऐसे मान लीजिए ऐसे करा देते हैं स्वपरागण। ठीक है, जैसे स्वपरागण यानी कैपिटल आर स्मॉल आर यानी इसी का स्वपरागण, इसी को स्वपरागण करें तो इसको इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर, इसको करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको करेंगे तो इस कैपिटल आर स्मॉल आर यानी स्मॉल आर कैपिटल, इसमें स्मॉल आर यानी एक लक्षण शुद्ध मिला, दो लक्षण कैसे मिले, संकर मिले, और एक लक्षण कैसा मिला, फिर छोटा वाला लक्षण मिला। तो ऐसे 1:1 उसमें F1 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बात करेंगे इसमें। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो क्या होते हैं, ऐसे अंग जो संरचना व उत्पत्ति में समान हो, गलत हो जाएगा, लेकिन कार्य में भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। इस घटना को समजातता कहते हैं। ठीक है, समजातता कहते हैं। क्या हो जाएंगे, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में कैसे हो, भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। इस घटना को समजातता भी कहते हैं। जैसे व्हेल, चमगादड़ और एवं मनुष्य के अग्रपाद आदि, ये सब क्या है, समजात अंग होते हैं। और समवर्ती अंग क्या होते हैं, ठीक है, या समरूप अंग कहते हैं। जैसे ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, समवर्ती या समरूप अंग कहलाते हैं और इस घटना को समरूपता कहते हैं। जैसे पक्षी एवं कीटों के पंख एवं मछलियों के पंखने के वेल में चप्पू, ये सब क्या होते हैं, समवर्ती अंग हो जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न जो पिछले साल पूछा गया 2025 में, ये पूछ लिया गया था, रिपीट हो सकता है इस साल ही, मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो जब कैंसर कोशिकाएं प्रभावित ऊतक से दूसरे ऊतक या अंगों में स्थानांतरित होती हैं तो वहां द्वितीयक ट्यूमर बनाती हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाएं रुधिर के माध्यम से नए स्थानों पर जाकर नए ट्यूमर का निर्माण करती हैं। क्या होती है, जब कैंसर कोशिकाएं प्रभावित ऊतक से, यानी जो
पहले से ही कैंसर से प्रभावित है, दूसरे ऊतक या अंगों में स्थानांतरित यानी दूसरे अंग में पहुंच जाती हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? मेटास्टेसिस कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिका रुधिर के माध्यम से नए स्थानों में जाकर नए ट्यूमर का निर्माण करती हैं। किसके माध्यम से? रुधिर के माध्यम से भी फैलती हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, जो प्रश्न पूछा गया था पिछले भी, कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है? तो अफीम एक अवसाद प्रकार का मादक पदार्थ या ओपिएट्स है, ओपियोइड है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा करता है। यह पेबेवर सोमनीफेरम पादप के परिपक्व कैप्सूल फल के लेक्टस से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर ऐसे एक और प्रश्न है, बाहित मल क्या है? तो जल में व्यर्थ घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र अपमार्जक आदि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है तथा यह जल बाहित मल कहलाता है। इस बाहित मल के स्वच्छ जल स्रोतों जैसे नदी, झील, तालाब आदि में मिलने से उत्पन्न जल प्रदूषण बाहित मल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायोगैस क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। तो बायोगैस क्या है? बायोगैस मीथेन की प्रचुरता वाली ईंधन गैस है। यह गैस जैव भार की अवयवी विखंडन या किण्वन से उत्पन्न होती है। बायोगैस में 50 से 70% मीथेन, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और 1% H2S है तथा सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस तथा कोबाल्ट यानी CO होती है। ठीक है, अगला है उसके लाभ। बायोगैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। इस गैस का उपयोग प्रकाश तथा खाना बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर एक और प्रश्न है, प्लाज्मिड क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो प्लाज्मिड क्या होती है? ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। यानी जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड प्रायः जीवाणुओं या यीस्ट में पाए जाते हैं। इनका उपयोग पुनर्योगज DNA तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न एक और है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो जेल विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पृथक्करण विधि है जिसमें जैव अणुओं यानी DNA, RNA, प्रोटीन आदि एवं उनके खंडों को विद्युत क्षेत्र में उनके अभाव एवं आवेशता के आधार पर अलग अलग किया जाता है। ठीक है, फिर है बीटी फसल क्या है? इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो बीटी फसलें क्या होती हैं? बीटी फसल आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा विकसित विशिष्ट कीट प्रतिरोधी फसल हैं। इन फसलों के लिए पीड़कनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का जीन यानी बीटी जीन स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह बीटी विषाक्त प्रोटीन का निर्माण करता है। इस कारण पादप पीड़क प्रतिरोधी होते हैं। इस बीटी जीन को एक जीवाणु बैसिलस थ्यूरोजेंसिस के प्राप्त किया जाता है। जिन फसलों में इस जीवाणु के पृथक किए गए जीन को स्थानांतरित किया जाता है, उस फसलों को बीटी फसल कहते हैं। जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी मटर, बीटी टमाटर, ये सब फसल होती हैं। देखिए अगला है एकस्प या पेटेंट से आप क्या समझते हैं? या इसे बायो पेटेंट भी कहा जाता है या जैव एकस्प कह सकते हैं। तो एकस्प या पेटेंट सरकार या सरकारी संस्था द्वारा प्रदान किया गया कानूनी विशेषाधिकार होता है जो एक खोजकर्ता को उसकी विशिष्ट व नई खोज या अधिकार के लिए प्रदान किया जाता है ताकि उसका एक निश्चित समयावधि तक अनाधिकृत व्यावसायिक दुरुपयोग रोका जा सके। जो एकस्प जैविक खोजों या नवाचारों के लिए दिया जाता है उसे जैव एकस्प या बायो पेटेंट कहते हैं। यानी जैव एकस्प यानी अगर कोई जो जैव एकस्प एक सरकार द्वारा या सरकारी संस्था को द्वारा प्रदान किया गया एक कानूनी विशेष अधिकार होता है जिसके जो खोजकर्ता के लिए उसे एक दिया जाता है, जो किसी भी चीज़ की खोज करता है उसके लिए दिया जाता है।
ठीक है, कि इसके कोई दूसरे लोग उसका दुरुपयोग ना करें, उसके व्यवसायिक रूप से उस चीज़ का दुरुपयोग ना करें। ठीक है, फिर एक बायो पायरेसी क्या है? पायरेसी क्या है? विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं तो वो बायो पायरेसी कहलाती है। कि जब भी कोई बहुराष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां या कोई संगठन किसी देश की जैविक संस्था का समुचित यानी पूरा टैक्स दिए बिना उस चीज का उपयोग करते हैं तो वो क्रिया कहलाती है, बायो पायरेसी कहलाती है। ठीक है, तो इतने प्रश्न आप तैयार कर कर जाइएगा, गारंटी इसमें से आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।